हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेईई डेली टेस्ट नंबर 174 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स A and B of masses m1 and m2 respectively are connected by a spring of spring constant K. Two blocks are pressed such that the compression in the spring is x naught. तो देखिए ये दो ठो ब्लॉक है और ये दोनों ब्लॉक जो है सो कनेक्ट किया हुआ है एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका मास जो है m1 है, इसका m2 है और इसको प्रेस करके रखा गया। द टू ब्लॉक्स आर प्रेस्ड सच दैट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट। ये कंप्रेशन कितना है? एक्स नॉट है। व्हेन द टू ब्लॉक्स आर लेट टू गो, ये कंप्रेस करके रखा हुआ है, उसके बाद इसको छोड़ दिए। जब छोड़ दिया तो क्या होगा? ये इधर जाएगा अपना, ये जो मीन पोजीशन है वहां से इधर ज्यादा दूर चला जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ये वो पोजीशन है जब इसका नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर एल नॉट इसका कहें, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? ये इससे और भी दूर जाएगा। यहाँ पर इसका लेंथ कितना है? एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ है, उसमें से इसको एक्स नॉट कंप्रेस कर दिया गया है, ये इसका लेंथ है। यहाँ पर जो इसका लेंथ है वो कितना है? नेचुरल लेंथ के बराबर है। यहाँ पर लेंथ कितना है? नेचुरल लेंथ प्लस एक्स नॉट। इस तरह का सिचुएशन आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि when two blocks are let to go, the speed of the block A is v1 when the spring is at its natural length। यहाँ पर इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू t1 पर यहाँ आया है, t इक्वल टू t2 पर इधर आया है। इस सिचुएशन में जो बोल रहा है इसका भी स्पीड जो है सो दोनों का कितना है? v1 और v2 है। ए का जो है सो v1 है, ये वाला ये ब्लॉक है, तो इसका स्पीड है v1, इसका स्पीड मान लेते हैं v2 है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और उसके बाद में यही v1 का वैल्यू इस चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें हमें क्या देखना है? इसमें दो ही चीजें हमें देखना है। एक देखना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और दूसरा देखना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से हम क्या देखते हैं? शुरू में इसका जो मोमेंटम है वही मोमेंटम बाद में भी होगा। शुरू में मोमेंटम 0 है, बाद में यहाँ पर इस t इक्वल टू t1 पर, ये t इक्वल टू 0 पर है, ये t इक्वल टू t1 पर है। यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना है? m1 v1 माइनस लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये हमारा x डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन है। इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर ये लेफ्ट जा रहा है तो माइनस में लिए, प्लस ये राइट जा रहा है तो प्लस में लिए। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। दूसरा हम देखते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी होगा? शुरू में कितना एनर्जी था, बाद में एनर्जी सेम रहेगा। शुरू में कौन सा एनर्जी था? शुरू में तो कोई मूवमेंट था नहीं, ये रुका हुआ था शुरू में, ये 0 है, ये 0 है, रुका हुआ है। लेकिन इसमें कॉम्प्रेशन है एक्स नॉट, तो इस कॉम्प्रेशन की वजह से केवल पोटेंशियल एनर्जी है, वो हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। और इस केस में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसका है, लेकिन ये इसका नेचुरल लेंथ है तो कॉम्प्रेशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशन है। ये जो है सो t इक्वल टू 0 पर है और ये t इक्वल टू t1 पर है। ये दो इक्वेशन आपके पास है, आप इसको सॉल्व कीजिए 1 और 2 को। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर v1, आपका काम हो गया, बस इतना ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं?
देखिए यहाँ से M2V2 का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 से चलते हैं, 2 में हम 1 से M2V2 का वैल्यू निकाल के रखेंगे। यहाँ पर हाफ हर जगह दिख रहा है, हटा दें, हटा देते हैं इसे। यहाँ पर k x0 स्क्वायर, इधर है m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है m2 v2 स्क्वायर है। तो हम ऐसा कर देते हैं m2 v2 होल स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर में एक m2 एक्स्ट्रा हमने ले लिया, उसको यहाँ पर रख दिया। अब m2 v2 के वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिलेगा v1 में, क्वाड्रेटिक होगा, उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 की जगह पे क्या लिखें, m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। ये हो गया m2, इधर हो गया m1 m2 v1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह कीजिए आप, देखिए क्या आ जाएगा आपका। v1 स्क्वायर दो जगह है, तो ये आ गया m1 v1 स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचा m2, यहाँ बचा m1, और इस साइड में आपका हो गया m2 के x0 स्क्वायर। निकालना क्या है v1 ना, तो v1 स्क्वायर हो गया m2 के x0 स्क्वायर m1 टाइम्स m1 प्लस m2। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, हमें आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर हो गया। और वो भी और भी काम करते हैं, ये x0 स्क्वायर है यहाँ से, तो उसका स्क्वायर हटा के उसको स्क्वायर रूट के बाहर कर देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। देखिए किस में है, x0 टाइम्स m2 बाई m1 k डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x0 हर जगह है, m2 बाय m1 ये वाला है m2 बाय m1 k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पर दो ही चीजें का ध्यान रखना है, एक हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो यूजुअली होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन स्प्रिंग मास का नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ हद तक गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से है। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन, यहां से, ऑफ ए डबल इंक्लाइन प्लेन अरेंजमेंट, डबल इंक्लाइन प्लेन अरेंजमेंट है, दोनों का एंगल थीटा दिया हुआ है, एस ऑन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड इज h1 इक्वल टू 2 मीटर, ये 2 मीटर है। द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द एंगल्स आर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। द ब्लॉक रीचेज टू द हाइट h2 इक्वल टू 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर तक जाता है ऑन द सेकंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ऐसा है, यहां से स्टार्ट किया, छोड़ दीजिए, यहां पर जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि ये यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए ना, आराम से जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह नहीं हो रहा है। नाउ सेकंड केस में क्या किया, नाउ सेकंड इंक्लाइन प्लेन इसको हटा के ये ले आया, ग्राउंड वाला ले आया। सेकंड इंक्लाइन प्लेन इज रिप्लेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर कर दिया है। इट इफ ब्लॉक इज लेट टू स्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से इसको स्लाइड करने दिया, स्टार्ट किया यहाँ से, मतलब यहाँ पर 0 इसका स्पीड है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक कुछ डिस्टेंस पर जाकर रुक गया। फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन, हाउ फार ब्लॉक विल मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कितना दूर जाकर जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इसको x0 कह दें, x0, यही x0 का वैल्यू बताना है। इसको हम s1 कहें, इसको s2 कहें, ये जो लेंथ दिख रहा है यहाँ पर, इसको s1 कहते हैं, इसको s2 कहते हैं। s1 कितना होगा, यहाँ से आप देखिए h1 दिया हुआ है, s1 निकालना है, साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा इजकल टू h1 बाय s1, तो s1 आ गया हमारा h1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही s2 आ गया हमारा h2 बाय साइन थीटा, इसका जरूरत होगा अभी, ठीक है। x2 का वैल्यू निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। देखिए ये 2 मीटर ऊंचा था, यहाँ पर जस्ट 1.5 मीटर ऊंचा ही पहुंच सका, ये इंक्लिनेशन सेम है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतना डिस्टेंस में चलने के बाद में उसका एनर्जी कम हो गया, और एनर्जी कम कैसे हो रहा है? फ्रिक्शन से ही हो रहा होगा। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसका फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के, वो कितना है। एक बार ये हमें यदि पता चल जाए तो फिर हम यहाँ पर वही काम करेंगे कि यहीं से स्टार्ट किया है, वो सारा का सारा इसका एनर्जी यहाँ खत्म हो गया। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दो केसेस हमारे पास हैं, एक केस में हम निकालते हैं म्यू का वैल्यू, और दूसरे केस में हम निकालते हैं एक्स नॉट का वैल्यू। तो केस वन जो है हमारा, यहाँ पर देखिए जो भी इसका एनर्जी का लॉस हुआ है, कौन सा एनर्जी का लॉस हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ भी रुका हुआ है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये जो लॉस हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, किसके वजह से लॉस हुआ है? फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, वो इक्वल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में खत्म हो गया, इसने जो भी लॉस हुआ है वो यहीं पर से बर्बाद किया एनर्जी। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है देखिए एम जी एच वन माइनस एच टू। शुरू में इतना एनर्जी है इसका एम जी एच वन यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है एम जी एच टू। ये जो लॉस हो गया, कम हो गया, वो लॉस हो गया, ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और अगेंस्ट फ्रिक्शन जो वर्क डन किया करना पड़ रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है? यहाँ पर यदि आपका ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एम मास का, ये नीचे एम जी आया, तो ए एन हो गया, ये थीटा है, यहाँ से देख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हो गया। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर आएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एन, जो और एन जो है उसको बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा, यहाँ से देख सकते हो। ये सिंपल इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम है, एन को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा। तो यही फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। कितना काम किया? वर्क डन जो है सो डिस्टेंस टाइम फोर्स होता है। तो फोर्स यही लग रहा है, हर जगह सेम लग रहा है क्या? क्या जो फ्रिक्शन फोर्स है हर जगह सेम लग रहा है, या वो किसी चेंज कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू एन, जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा है। म्यू फिक्स्ड है, एम जी वो भी फिक्स्ड है, कॉस थीटा थीटा भी फिक्स्ड है, तो सब कुछ फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये इतना ही फोर्स हर जगह लग रहा है, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे, वो है एस वन प्लस एस टू। इतना डिस्टेंस यहाँ पर, और ये जो एस टू डिस्टेंस है यहाँ पर, इसमें सारा एनर्जी खर्च किया है। और एफ का वैल्यू कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा। एस वन एस टू के वैल्यू रखते हैं, एस वन यहाँ से निकाले थे, देखिए एच वन बाय साइन थीटा प्लस एच टू बाय साइन थीटा। इधर है एम जी एच वन माइनस एच टू, एम जी यहाँ से खत्म हो गया, हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। इधर हो गया एच वन माइनस एच टू, ये म्यू हो गया, कॉस बाय साइन कॉट थीटा हो गया, एच वन प्लस एच टू। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपको निकल गया एच वन माइनस एच टू डिवाइडेड बाय एच वन प्लस एच टू टेन थीटा। ये आपका म्यू का वैल्यू है। एच वन हाइट से चला और एच टू हाइट तक ही जा पाया, फिर वापस आने के बाद में इस डबल इंक्लाइन अरेंजमेंट में। तो जो आपका म्यू का वैल्यू है वो कितना हुआ? वो हुआ एच वन माइनस एच टू डिवाइडेड बाई एच वन प्लस एच टू टाइम्स टेन थीटा। अब ये एक बार हमें पता चल गया है, तो हम यहाँ पर अब केस नंबर 2 चलते हैं। केस नंबर 2, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक्स टू का एक्स नॉट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एनर्जी है, यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी लॉस हुआ है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच वन, ये लॉस हो गया है यहाँ पर। किसने लॉस किया? क्या वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया क्या? हुँ? वो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सारा का सारा लॉस जो है वो किसकी वजह से हुआ है? फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं फिर यहाँ पर,
अब की जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, वो हुआ है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फिर वही सेम चीज, आप इसको चाहते तो यूज कर सकते थे वर्क एनर्जी थ्योरम भी, वो तो जनरल चीज है, वो हर जगह यूज हो सकता है, मैंने इसको सिंपली ऐसे ही कर लिया। तो लॉस जिसका कितना हुआ है, mgh1 था, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कितना काम करना पड़ा, यहाँ पर इतना एनर्जी था, अब यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। ये वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा, फोर्स टाइम जो डिस्टेंस है s1 प्लस एक्स नॉट, ये डिस्टेंस है s1 और ये डिस्टेंस है एक्स नॉट, इतना टोटल डिस्टेंस जो है सो चला। लेकिन यहाँ पर फोर्स कुछ और है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कुछ और है, तो अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, वो देखिए म्यू एन है ये ना, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है इस इंक्लाइन प्लेन पर जो फोर्स है वो है म्यू एम जी कॉस थीटा, जैसा पहले बनाए थे। लेकिन यहाँ पर एन प्राइम है, ये एम जी है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है एफ प्राइम, वो है म्यू एम जी सिंपली। तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये ज़्यादा फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर कम फोर्स है एक्स नॉट तक का। एफ कितना है, ये है म्यू एम जी कॉस थीटा इंक्लाइन प्लेन पर, टाइम्स S1 का वैल्यू लिखते, S1 का वैल्यू लिखे थे यहाँ पर, देखिए कहीं पर H1 बाय साइन थीटा, प्लस एफ प्राइम का वैल्यू कितना है, ये वाला है म्यू एम जी जो कि ज़्यादा है, तो ये H1 बाय साइन थीटा हुआ। और एफ कितना है, एफ प्राइम है म्यू एम जी और डिस्टेंस है एक्स नॉट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये म्यू एम जी हर जगह से चला गया, ये H1 है, ये म्यू कॉट थीटा हुआ टाइम्स H1 प्लस म्यू एक्स नॉट। हमें निकालना क्या है, एक्स नॉट ना, तो एक्स नॉट हो गया H1 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, इसको उधर ले गए, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय म्यू, यही आपका आंसर है। और म्यू का वैल्यू यदि आप रख देंगे तो आपका जो भी वैल्यू आ जाए सो H1, क्यों ना म्यू का वैल्यू यहाँ पर निकाल लें, जब नंबर दिया हुआ है तो निकालते हैं यहीं पर। H1 है 2 मीटर, H2 है 1.5 मीटर और एंगल जो है सो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.5 बाई 3.5 1060√3, तो स्क्वायर रूट ओवर 3/7 ये है आपका म्यू का वैल्यू, वही यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। H1 को भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, H1 है 2, 1 माइनस म्यू का वैल्यू है कितना आया था, स्क्वायर रूट ओवर 3/7, राइट, स्क्वायर रूट ओवर 3/7। कॉट थीटा, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, म्यू का वैल्यू है स्क्वायर रूट ओवर 3/7, ये तो चला गया, ये आया 2 टाइम्स 6/7 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3/7, राइट, 7 तो ऐसे ही चला गया, तो 12 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3, मतलब 4 टाइम्स 1.732, कितना आ गया 96, इधर हो गया 68, 3 तो ये कुछ 6.9 मीटर हो गया, ये आपका आंसर होना चाहिए 6.9 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये जो गैलीलियो का डबल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट है, कुछ उस तरह से रिलेटेड है। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पर है रुका हुआ, यह वापस आया, वो दूसरा इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ा और यहाँ पर जाकर 1.5 मीटर पर रुक गया, तो एनर्जी कुछ लॉस हो गया, और जो एनर्जी लॉस हुआ है वो है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, वो कितना है mg h1 माइनस h2, और वो लॉस कहाँ गया,
ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में चला गया, तो उससे हमने जो है सो म्यू का वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में उस म्यू का वैल्यू को यूज करके यहाँ पर हम करेंगे कि फर्स्ट यहाँ पर जो सेकंड केस में है जो भी एनर्जी यहाँ पर है mgh1, वो यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है, नहीं काइनेटिक है नहीं पोटेंशियल है। तो इसका एनर्जी यूजुअली क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गया है। तो ये टोटल रास्ता में जो है सो वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर डाला है इसने। तो अभी इसके पास एनर्जी इतना ही था, वो सब खत्म हो गया इतना फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये लॉस हुआ है जो एनर्जी का वो खत्म हो गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। और ये है वर्क डन, ये है वन इंक्लाइंड प्लेन और ये है वन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। और इससे इसको सिंप्लीफाई करके एक्स नॉट का वैल्यू निकाल लिया, वही आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है फिर वापस आ गए स्प्रिंग्स मास सिस्टम पर। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 3 kg, सो मास सबका सेम है, मास जो है सो 3 kg है सबका, तीनों ब्लॉक का, ए का भी बी का भी और सी का भी। के का वैल्यू भी दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। सो ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया है। ये थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक सी, ये देखिए सी है, ऑफ सेम मास, एक्जैक्टली सेम मास, मूविंग विद स्पीड भी इसका जो 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। कोलाइड्स इनइलास्टिकली, इसके साथ इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा। जब इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा तो क्या होता है, वो जाकर उसके साथ चिपक जाता है, दोनों अब साथ हो जाते हैं, टू ब्लॉक ए के साथ में। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज हाउ मच। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा स्प्रिंग में वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस सिचुएशन को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक और ये है यहाँ पर, बस कोलिजन के समय की बात है। ये किस स्पीड से चलेगा, जबकि ये आपका ए ब्लॉक नहीं, ये नहीं, ये सी ब्लॉक है, ये आपका ए ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक है, और ये जो है सो आपका स्प्रिंग है, और ये चल रहा है किस स्पीड से, कोलिजन के समय देखते हैं। ये जब इसके साथ कोलिजन हुआ, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, हम उस समय को देख रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। कोलिजन के पहले कितना मोमेंटम था, उतना ही कोलिजन के बाद में मोमेंटम हो, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो या इन बिटवीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इलास्टिक इन इलास्टिक रहने से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। अब यहाँ पर बोलेगा वो टोटल एनर्जी कौन सा है, तो हीट है, लाइट है, साउंड है, वो सारे को इंक्लूड करने पर कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। और यहाँ पोटेंशियल की तो बात है नहीं, पोटेंशियल स्प्रिंग में है, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट कोलिजन के समय को देख रहे हैं, ये दोनों भूल जाइए, स्प्रिंग अभी यहाँ पर है ना, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो कितना मोमेंटम है शुरू में केवल ये मूव कर रहा है v नॉट स्पीड से, तो मोमेंटम हो गया m v नॉट। बाद में क्या है, दोनों साथ में मूव कर रहा है, m प्लस m, ये दोनों मूव कर रहा है। अभी इसको भूल जाइए, अभी कुछ नहीं, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं। सो t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए यदि कोलिजन हो रहा है, तो हम कब देख रहे हैं, t इक्वल टू t प्लस 0.0000000000000 और भी छोटा चाहो तो, इतना सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं। कोलिजन के पहले है ये, और इतना टाइम के बाद में ए वाला है। अब उसका स्पीड क्या है, मान लेते हैं v प्राइम है, यहाँ पर जो स्पीड है v प्राइम है, ये दोनों का साथ में स्पीड होगा, वो v प्राइम कितना आया, m डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स v, मतलब v बाई 2 आया, और v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये 1 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों साथ में चल रहा है। अब बताना है कि आपको कि क्या क्वेश्चन, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए फार्मूला है, हमने कुछ पिछले वीडियो में बताया था आपको, फार्मूला ये है कि यदि हमारे पास दो ठो ब्लॉक है ए और बी, यदि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसको कोई स्पीड हमने दे दिया है va, और स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन इसका एनर्जी होता है, मैक्सिमम
कॉम्प्रेशनल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी, मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है? मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हम लिखते हैं हाफ म्यू भी ए स्क्वायर, ये वेलोसिटी, और म्यू लिखते हैं, म्यू क्या है? म्यू है रिड्यूस्ड मास। यहाँ पर दो ठो मास है ना, उसका रिड्यूस्ड मास है, मतलब उसका प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको सम से हम डिवाइड कर देंगे। इस केस में दोनों सेम है ना, यहाँ पर दोनों सेम है एग्जैक्टली, सो यही हम यूज करने वाले हैं। तो मैक्सिमम जो स्प्रिंग एनर्जी है वो क्या है? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये हो गया हाफ म्यू भी ए का स्क्वायर। और यहाँ से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, हाफ तो चला गया, एक्स मैक्स कितना हो गया? म्यू बाय के स्क्वायर रूट, और ये भी है यहाँ पर बगल में, ये आपका आंसर है। सबका वैल्यू रख दीजिए। अब इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए म्यू कितना आएगा? म्यू आएगा आपका, पहले प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, इसके लिए प्रोडक्ट लेना है। तो इसका मास कितना है? ये दोनों का मास है m प्लस एम, 2m है, टाइम्स इसका मास m डिवाइडेड बाय सम, तो आ गया 2/3m, ये आ गया 2/3m, ये मास आ गया। और m का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3 kg दिया है, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहीं पर, 2/3 टाइम्स 3, तो ये 2 kg आ गया। रिड्यूस्ड मास है 2 kg। k का वैल्यू दिया हुआ है, k का वैल्यू किधर है? 200 है, तो रिड्यूस्ड मास 2 kg और ये है 200, और ये कितना है? भी हमने निकाला था अभी, भी जो है वही भी प्राइम है, ये 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो इतना मीटर आ गया। ये आ गया 1/10 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला कहीं नहीं वहीं से आता है कि जहाँ से दो ठो हमारे पास तो हथियार ही है, एक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और एक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, यही दोनों हथियार को यूज करके बनाया गया है। तीसरा हथियार यहाँ पर यह है कि ये कंप्रेशन जो है सो मैक्सिमम कब होगा? यह कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। देखिए पीछे से जा रहा है ना, पीछे से जा रहा है तो पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? कंप्रेशन आ रहा है, और जब तक इसका स्पीड इससे ज़्यादा रहेगा तब तक इसमें कंप्रेशन रहेगा। तो ये इसका स्पीड ज़्यादा है शुरू में, और उसके बाद ये घट रहा है, इसका स्पीड अब से बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये घट रहा है इसका स्पीड और इसका स्पीड बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आएगा, ये मान लीजिए स्पीड है और ये टाइम है, तो एक का स्पीड जो है सो, इसको हम दिखाते हैं इसी से, घट रहा है, ठीक है, और एक का स्पीड जो है सो 0 से बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, और जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा तब जो है सो इसका कॉम्प्रेशन मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि उसके बाद में ये अब घटने लगेगा, ये घटने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, मतलब अब ये विन कर रहा है, तो उसके बाद इसमें फिर एक्सटेंशन आने लगेगा। कॉम्प्रेशन मैक्सिमम आ गया है, अब वहां से कॉम्प्रेशन कम होगा, कम होगा, कम होगा, ऐसा होने लगेगा। तो उस सिचुएशन को हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर जब ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के समय में दोनों का स्पीड सेम होता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के समय में ये जो स्पीड है भी ए और भी बी वो दोनों सेम होगा, ये वाला मैंने यूज किया है। तो इन तीन चीज़ों को यूज करके फार्मूला बना सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसका m1 इसका m2 आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। ब्लॉक ए इज गिवन ए सडन इंपल्स, इसको सडन इंपल्स दिया गया है v0। वो इम्पल्स इसमें जो है, इम्पल्स क्या करता है? इम्पल्स जो है वो मोमेंटम चेंज करता है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज करता है। शुरू में रुका हुआ था, अब इसका वेलोसिटी जो है सो v0 कर दिया, यही मोमेंटम ने काम किया इसमें। ठीक है, v0 आ गया। द वेलोसिटी ऑफ द, और ये टाइम जो है इम्पल्स बोलते हैं ना, जो बहुत कम टाइम के लिए लगा है, बहुत धीरे धीरे लगेगा तो ये तब तक आगे बढ़ने लगेगा। सो सडनली इसका वेलोसिटी v0 हो गया, फेरारी गाड़ी की तरह।
the velocity of the block A and B are V1 and V2 when the spring comes to the natural length फर्स्ट टाइम. अब ये देखिए यहाँ पर जब ये नहीं लगा हुआ है, इम्पल्स नहीं लगा है, तो इसका लेंथ कितना है, L0, आराम से बैठा हुआ है. ठीक है. उसके बाद में इसको इम्पल्स दे दिया, तो ये आगे जाने लगा, इसका स्पीड जो है बढ़ गया है ना, V0 हो गया. तो इस अब क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा और उस कंप्रेशन की वजह से ये आगे बढ़ेगा. इसका वेलोसिटी अब यहाँ पर जो है सो घटेगा, कुछ इसका V0 है वैल्यू यहाँ पर, वो घटेगा और इसका जो है सो बढ़ेगा. ये है B वाला, ये है A वाला. ऐसा हो रहा है. एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का सेम हो जाएगा, उस पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. ठीक है. और मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद में ये जो है सो इधर आने लगेगा, ये फिर उधर जाने लगेगा. अब कंप्रेशन जो है, पहले देखिए कंप्रेस हो रहा है, अब कंप्रेशन जो है सो घट रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है. और एक ऐसा समय आएगा जब इसका लेंथ फिर यही वापस आ जाएगा. जब इसी समय में जब इसका लेंथ यही वापस यहीं पर आ जाएगा, बाद में ऐसा सिचुएशन आ रहा है. अभी देखिए सिचुएशन जो है सो ऐसा करते हैं, पहले मैक्सिमम कंप्रेशन आया, मान लीजिए ये देखिए कंप्रेशन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ये T = 0 पर है, ये T = T1 पर है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया. अब T = T पर जो है सो फिर ये वापस आ गया इधर, ये L0 पर फिर आ गया. ये आपकी टाइम जो है सो T = T2 पर है. यहाँ पर जो है सो कितना है, L0 माइनस कुछ है x0, ये फिर वहीं यहीं पर वापस आ गया. तो अब क्वेश्चन इसके रिलेटेड है कि जब ये वापस इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ पर बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है ना, क्योंकि इसमें कोई कंप्रेशन ही नहीं है. इसका स्पीड इधर V1 है, इसका स्पीड इधर V2 है, और अब आपको ये V1 V2 का रेशियो बताना है. तो मेरे पास फिर कितने हथियार हैं, 2 हथियार है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो है सो इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इससे चलते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से चलते हैं. यहाँ पर T = 0 पर और T = T2 पर, यहाँ पर इससे मुझे मतलब नहीं है. अभी कितना इसका मोमेंटम है, m1 v0, यहाँ पर इसका मास m1, इसका वेलोसिटी v0. ये तो मूव कर ही नहीं रहा है इमीडिएटली आफ्टर इम्पल्स. यहाँ पर इसका T = T2 पर, यहाँ पर जो है सो इसका स्पीड क्या है, -v1, लेफ्ट में चल रहा है ना, और ये राइट में चल रहा है, m2 v2. ये इक्वेशन 1 हुआ. कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएं, तो एनर्जी फिर वही T = 0 पर, T = T2 पर. यहाँ पर एनर्जी कितना है, शुरू में स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन है नहीं, तो एनर्जी हाफ m1 v1² है, केवल काइनेटिक एनर्जी, वो भी पहला पार्टिकल का. अब यहाँ पर जो भी है सो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2². कंप्रेशन तो है नहीं, तो ये भी 0 हो गया है. अब ये दो ठो आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए और आप अपना v1 निकालिए, v2 निकालिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर m2 v2 मुझे नज़र आ रहा है, इसको हम रख देंगे इसमें, यहाँ पर. तो v2 खत्म हो जाएगा, केवल v1 में एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, v1 का वैल्यू निकल जाएगा. फिर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करके v2 का वैल्यू निकाल लेंगे. तो 1 से देखते हैं हमारा m2 v2 कितना है, ये है m1 v0 प्लस v1. ठीक है. और 2 में इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये देखिए हाफ हर जगह से चला गया इसका. हमारा लेफ्ट साइड में है m1 v0², राइट साइड में है m1 v1², और इसको हम लिख सकते हैं m2, ये m2 है, v2 होल स्क्वायर बाय m2 लिख सकते हैं, राइट. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, ये वाला. इसके जगह पर लिखते हैं m1² v0 प्लस v1 होल स्क्वायर बाय m2, और इधर है m1 v0². m1 एक तो m1 यहाँ से कट गया, हमें क्या बच गया, v0 = v1² प्लस इधर हो गया m1 बाय m2 v0²
प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V0 V1। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया V1 में, उसको सॉल्व करेंगे। M2 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं M2 यहाँ आ जाएगा, M2 यहाँ आ जाएगा और ये M2 चला जाएगा, ये M2 चला गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब V1 का हम एक तरफ कलेक्ट करते हैं, V1 स्क्वायर, इसके साथ में आया M1, साथ में आया M2, ये हो गया। V1 को कलेक्ट करते हैं, उसके साथ में क्या क्या आता है, केवल 2M1 V0 आया। कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे x के जगह पर V1 है, इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो है सो कांस्टेंट है, इसमें V1 नहीं है, इसमें भी है क्या, यहाँ भी है तो उसको भी ले आते हैं साथ में। तो ये हो गया M1 माइनस M2 V0 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है V1 में, इसको सॉल्व कीजिए। हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देते हैं, माइनस बी के जगह पर है हमारा 2M1 V0 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4M1 स्क्वायर V0 स्क्वायर माइनस 4AC 4 ए के जगह पर है M1 प्लस M2, सी के जगह पर है M1 माइनस M2 बाय 2A के जगह है M1 प्लस M2। यहाँ से जो कैंसिल होता है देखिए, 2 ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा और ये 2 सब खत्म हो गया। यहाँ पर 2 साइन है, प्लस माइनस, हम कौन सा लें, हम केवल प्लस लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब माइनस लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और हमें पता है कि ये V1 जो है सो लेफ्ट की ओर है, तो इसका डायरेक्शन में फिक्स पता है, इसलिए हम डायरेक्शन के बारे में बॉदर नहीं करेंगे। सिंपली हम बोलेंगे कि ये माइनस वाला लेते, प्लस वाला लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ही दे दिया है उसको माइनस। तो यहाँ पर आया M1 V0 प्लस, यहाँ से बाहर कीजिए, देखिए ये M1 V0 स्क्वायर है, V0 यहाँ स्क्वायर यहाँ भी होना चाहिए था ना, ये V0 स्क्वायर भूल गए, तो V0 बाहर हो गया। अब ये M1 स्क्वायर है और ये है M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, A प्लस बी टाइम्स A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये खत्म हो गया, M2 बाहर आ गया और नीचे में है M1 प्लस M2। तो ये आ गया M1 V0 प्लस यहाँ पर आ गया M2 V0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और यहाँ से V0 को कॉमन कर लेते हैं, तो आ गया M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2, ये V1 का वैल्यू है, ये आपका आंसर है M2 माइनस M1। यहाँ तो कुछ और है, नहीं पूरा क्वेश्चन भी बना कहाँ है। तो यहाँ पर जो है सो ये V1 का वैल्यू आया, राइट। V2 का वैल्यू निकालना होगा, रेशियो पूछा है, ये नहीं पूछा। तो V2 निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। कहाँ है 3 इक्वेशन नंबर, बनाया ही नहीं मैंने 3 कहीं, इसको 3 में बोल रहा हूँ। यहाँ से V2 क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाय M2 टाइम्स V0 प्लस V1, नहीं भूल गए फिर, M1 बाय M2, M1 बाय M2 V0 प्लस V1, अब V1 की जगह पर ये लिख देते हैं। ये कितना आ गया, V0 बाहर कर लिए, M0 V0 बाय M2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए तो M1 खत्म हो गया, इधर M2 M2 2M2 हो गया डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये है M2 यहाँ से चला गया और आपको मिल गया 2M1 V0 बाय M1 प्लस M2। ये है V2 का वैल्यू, ये V2 है। रेशियो निकालिए, जो रेशियो निकालने के लिए बोला गया है वो रेशियो क्या है, V1 बाय V2। V1 यहाँ दिख रहा है, V2 यहाँ दिख रहा है, नीचे वाले तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, ऊपर में V0 भी खत्म हो गया,
तो बचा आपका ऊपर में m2 माइनस m1 और नीचे में 2m1। ये आपका आंसर है, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 है, डिवाइडेड बाय 2m2, 2m1, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 2m1, ये आपका आंसर है। तो इसको ऐसे बना लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। Two blocks A and B of masses m1 and m2 are connected by a massless spring और spring constant K, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। A constant force F is applied on each of the block in the same direction। देखिए A एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है दोनों पर। The maximum elongation of the spring is how much? यहाँ पर एक फोर्स ना लगा के दोनों फोर्स लगाया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सलेशन कितना है, जिसको हम जीरो कहते हैं। सेंटर ऑफ मास एक्सलेशन जो है उसको हम A0 से डिनोट करते हैं। वो कितना होगा, मास टाइम्स एक्सलेशन ऑफ 1 प्लस मास टाइम्स, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एफ नेट डिवाइडेड बाय ये दोनों का मास। और नेट फोर्स क्या है, एफ इधर एफ इधर। इस सिस्टम पर जो है सो दो फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन। अब क्या होगा देखिए, इस पर जैसे ही आप फोर्स लगाओगे इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। पहले तो रुका हुआ था, अब इसमें एक एक्सलेशन आ गया। इसका एक्सलेशन जो है जो भी है एफ बाय m1, इसका है एफ बाय m2, वो दोनों डिफरेंट है। तो ये लोग चलना शुरू करेगा। ठीक है, ये चलना शुरू करेगा और उसके बाद में इसमें एलोंगेशन आएगा कभी ना कभी। यहाँ पर ये एज्यूम हमें कर लेना चाहिए कि m1 जो है सो बड़ा है m2 से। तो इसका फायदा ये होगा कि एक्सलेशन a1 का जो एकदम t=0 पर है वो कम है a2 से, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, पीछे वाला धीरे चलेगा। पीछे वाला जो है सो धीरे चलेगा v2 से। तो ये धीरे चल रहा है, ये ज़्यादा तेजी से चल रहा है, तब ये एलोंगेशन जो है वो देगा। ये यहाँ पर क्लियरली हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन आंसर में क्लियर है। देखिए दो का आंसर यहाँ दिखा रहा है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय दिस मच है। एलोंगेशन ये है, यदि ये m1 m2 से बड़ा है जैसे इस केस में मैंने बताया तब एलोंगेशन होगा। m1 यदि m2 से छोटा है तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो एलोंगेशन निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कॉम्प्रेशन आ गया। तो यहाँ पर इसको आप ये समझ लीजिए इस तरह से। तो बनाएंगे इसको कैसे, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इजी तरीका है, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जमीन पर बैठकर हम नहीं बातें करेंगे, अपने लैब फ्रेम में हम बातें नहीं करेंगे। हम जो है सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि तब हमारे लिए इजी हो जाएगा। जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पर बैठा देते हैं, सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, यहीं से बैठ के आप सब कुछ देखो। अब प्रॉब्लम यहाँ बैठाने का ये है कि यह जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यह नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट, क्योंकि वो एक्सलेशन में है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। उसमें लगाना है तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पहले हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स मान लेते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर मैक्सिमम एलोंगेशन है उस वक्त का बात कर रहे हैं, उस वक्त एक्सलेशन कितना होगा, कुछ होगा, मान लेते हैं ए नॉट है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि ये जो है सो इस डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स इस पर जो है सो इस डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं, वो नहीं देखते, ऐसा करते हैं कि ये जो इस फ्रेम पर बैठा हुआ है वो कंप्लीट सिस्टम का फ्रेम है ना, तो उसका जो सेंटर, उसका जो एक्सलेशन है वो ये है। ये जो पूरा सिस्टम है उसका एक्सलेशन ए है, फ्रेम का एक्सलेशन ए है, एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। स्यूडो फोर्स लगता है कितना, इसका मास टाइम्स ये वाला एक्सलेशन जो इसका एक्सलेशन है। क्योंकि अब इस पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये एक्सलेशन चेंज भी नहीं होगा। इस पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों पर लगाने वाले हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो यहाँ पर एम ए नॉट इस पर भी लग गया। ठीक है, अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको हम F1 कहते हैं। F1 जो है सो एम ए नॉट
माइनस एफ है। कितना आता है निकाल लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। एम ए नॉट का वैल्यू यहाँ पर रखिए टाइम्स 2f माइनस एफ, m1 है ना, ए m1 है, तो ये आ गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स f। जो दूसरा है उसको भी देख लेते हैं। ये वाला इधर जो फोर्स है, ये दोनों के इक्विवेलेंट जो फोर्स है उसको हम कह रहे हैं F1 यहाँ पे, ये देख लीजिए। और दूसरा फोर्स जो F2 है वो हम कह रहे हैं F माइनस ma2। मैंने F1 फोर्स से लेफ्ट की ओर जा रहा है F1 फोर्स, और इधर जो है सो राइट की ओर जा रहा है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर एलोंगेशन ला रहे हैं, राइट। और मैक्सिमम एलोंगेशन में क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये इधर इसको इधर ले जा रहा है, इसको इधर ले जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ क्या देखेगा कि रुक गया है भाई एकदम, यहीं पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, रुक गया है। ये निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, F माइनस m2 टाइम्स 2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कितना आ गया, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जो है सो मैक्सिमम एलोंगेशन के समय में क्या होना है, जब मैक्सिमम एलोंगेशन है तो उस वक्त वो लोग रुका हुआ है। मैक्सिमम एलोंगेशन के समय मोमेंटरीली वो लोग रुका हुआ है, दोनों ही मासेस मोमेंटेरीली वेलोसिटी दोनों का जो है वो 0 है थोड़ा देर के लिए। और ये भी हम एज्यूम करते हैं कि तब तक ये जो है सो x1 डिस्टेंस चल लिया और ये जो है सो x2 डिस्टेंस चल लिया शुरू से, t = 0 से पूरा एलोंगेशन जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये कितना चल लिया x1, ये कितना चल लिया x2, इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। आप बोलोगे यहाँ पर बैठ के नहीं देखने का है, ये गलत हो जाएगा। ये देख रहा है अब, तो इसलिए इसको देख के कंफ्यूज नहीं करने का। यदि यहाँ से देखना था तो इसको नहीं बैठाना था, ठीक है। तो ये बैठ के देख रहा है यहाँ पर इस फ्रेम में, क्योंकि अब मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया है। तो अब ये इसको स्यूडो फोर्स नजर नहीं आएगा ना, स्यूडो फोर्स केवल इसको नजर आएगा। जैसे कि आप गाड़ी में जब बैठे रहते हो और गाड़ी टर्न लेती है, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, आप जिधर गाड़ी घूम रही है उसके दूर जाते हो, ये आपको फील होता है। जो आदमी गाड़ी में बैठा के बाहर बैठा हुआ है रोड साइड में, वो उसको ये फोर्स फील नहीं होगा, तो आपको फील हो रहा है। यही स्यूडो फोर्स है, एक स्पेशल स्यूडो फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब गाड़ी टर्न लेती है। यहाँ पर जनरल स्यूडो फोर्स है। एनीवे तो अब क्या करते हैं कि ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ये x1 चल लिया, ये जो है सो x2 चल लिया, इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो इसने कितना काम किया, देखिए यहाँ से ये जो है इस फोर्स ने, ये F1 फोर्स जो है वो इसको x1 मूव कराया। ये x2 जो है, F2 फोर्स जो है, किधर दिखा F2, ये F2 जो फोर्स है जो कि ये दोनों सेम हो जा रहा है, वो x2 इसको मूव कराया और अपोजिट डायरेक्शन में। F2 के डायरेक्शन में x2 का भी डायरेक्शन है, शुरू में यहीं पर था, अब थोड़ा सा ये जो है एक्सटेंड हो गया, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, दोनों एक्सटेंड हो गया। तो उसने जो वर्क डन किया है वही स्टोर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वर्क एनर्जी थ्योरम। और काइनेटिक एनर्जी रहता तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड कर देते, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है नहीं यहाँ पर, मोमेंटली वो रुका हुआ है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और कहते हैं कि जो भी वर्क डन किया गया है बाय दोनों फोर्सेस, बाय F1 एंड F2, वो क्या हो जाएगा। और भी प्लस ये भी कर सकते हो ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक रहेगा। वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है, ये तीनों ने काम किया। वो क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देगा। तो शुरू में भी रुका हुआ था मोमेंटरली, यहाँ से इस सिचुएशन से जब स्टार्ट किया था जब तो रुका हुआ था ना, तो उस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था शुरू में, अभी भी 0 है, मोमेंटरली 0 है इस सिचुएशन में। तो यही तीनों वर्क डन जो है सो 0 हो जाएगा। F1 ने कितना वर्क डन किया, F1 टाइम्स x1,
F2 ने कितना वर्क डन किया, F2 टाइम्स x2, इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, F2 और x2 का डायरेक्शन सेम है, F1 और x1 का डायरेक्शन सेम है, आप यहाँ से देख सकते हो x1 लेफ्ट की ओर है और F1 भी लेफ्ट की ओर है, x2 राइट की ओर है, F2 भी राइट की ओर है। प्लस ये जो स्प्रिंग है फोर्स है, उसने जो वर्क डन किया वो स्टोर्ड हो जाता है एज ए काइनेटिक एनर्जी, वो हो गया वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, यहाँ पर कहना पड़ेगा, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है ना, तो वो जो वर्क डन हो रहा है वो इसमें स्टोर्ड हो गया एनर्जी के रूप में, हाफ x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पर अगेंस्ट नहीं होगा, ये स्प्रिंग फोर्स जो है, वो स्प्रिंग फोर्स जो है ये माइनस में आ जाएगा, स्प्रिंग जो फोर्स वर्क कर रहा है उससे उसका एनर्जी कम होता है। यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, आप स्प्रिंग के बारे में याद कीजिए, ये स्प्रिंग जो है का फोर्स इधर लगता है जब डिस्प्लेसमेंट इधर जाता है, तो ये जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका इसको सोचने का, सेम चीज़ को ऐसे है कि जो भी वर्क डन ये दोनों फोर्सेस ने किया है वो स्टोर्ड हो गया एज काइनेटिक एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि तीन तरह के फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है और स्प्रिंग है, ये तीनों जो है वर्क डन कर रहा है। F1 का वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि जिधर x1 है फोर्स भी उधर ही है, F2 का वर्क भी पॉजिटिव है, जिधर x2 है उधर ही फोर्स भी है, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स निगेटिव है क्योंकि स्प्रिंग में देखिए स्प्रिंग इधर जाता है तो फोर्स इधर रहता है, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से इसका द्वारा जो वर्क डन किया गया वो निगेटिव है, वो निगेटिव मैंने लिखा। F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम है तो हम बाहर कर लेते हैं F1 और x1 प्लस x2 लिखते हैं और इसको उस साइड ले चलते हैं, हाफ के x1 प्लस x2, इसको स्क्वायर कर दिए, एक तो कट खत्म हो गया। और यहाँ से आपको जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही है, 2f1 बाई के आ गया आपका वैल्यू, और 2 बाई के f1 का वैल्यू कितना था, m1 माइनस m2 बाय m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m, और एक f भी होना चाहिए, हाँ f भी है, ये आपका आंसर है, यही जो है सो मैक्सिमम एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन जो है जो कि मैक्सिमम है, 2 बाई के, 2f बाई के, 2f बाई के m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस फ्रेम में आएंगे तो इजी हो जाएगा, यदि जमीन पर बैठ के इसको बनाएंगे तो डिफिकल्ट ज़्यादा है, क्योंकि तब जो है सो आपको वो सारे फोर्सेस का तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये कितना चला है, ये इसने कितना वर्क डन किया, उतने उसने कितना वर्क डन किया, स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया, तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी है, ये इजी है। तो ये क्वेश्चन था स्प्रिंग मास सिस्टम का। इसके बाद हम जो दूसरे जो टेस्ट हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू।